How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 19 about cell structure and its function. You have already learned that things around us are either living or non-living. Recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these functions? So different set of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cell are assembled to make the body of every organism. So student, जैसे कि हमने कुछ previous chapters में भी discuss किया है, what is the basic difference between a living and a non-living thing. Okay, so living thing क्या कर सकते हैं? Living things के body के अंदर कुछ certain functions perform होते हैं. Like they can grow, they can move, they need food and water to grow. Right, and they can move, they can reproduce, they can excrete, they can respire. Okay, ये सारे functions जो हैं वो एक living thing के अंदर हो सकते हैं, whereas non living things के अंदर कोई भी इनमें से function perform नहीं होता है. Okay, so generally ये जो different set के organs एक living organism के अंदर present होते हैं, वो organs all together combine होके different functions perform करते हैं inside the body of a living organism. ठीक है, so in this chapter we are going to discuss about the basic structural unit of life. ठीक है, लाइफ की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है दैट इज सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेल को आप एज ब्रिक्स कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स को असेंबल करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है. सिमिलरली सेल्स को असेंबल करके एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कांसेप्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी किसने, कब और कैसे करी थी. सो रॉबर्ट हुक वाज द वन who in 1665, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. उस टाइम पीरियड पे एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास था और डिवाइस थी विच वाज composed by him only, Robert Hooke only. So with the help of that simple magnifying device, what he did, he observed the slices of cork. Okay, cork is a part of the bark of tree. cork क्या होता है? ट्री के जो बार्क वाला पार्ट होता है उसका ही पार्ट है. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था, ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क. कॉर्क की बहुत ही थिन स्लाइसेस ली थी एंड उनको ऑब्जर्व किया था अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो व्हाट ही डिड ऑब्जर्व दैट ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. सो इस कॉर्क स्लाइस के अंदर उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट या फिर कुछ पार्टीशन हुए हुए बॉक्सेस को ऑब्जर्व किया लाइक दिस, इस तरीके से. ओके, नाउ he also noticed that उन्होंने ये भी नोटिस किया कि one box was separated from the other by a wall or a partition. एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है किसी एक वॉल या पार्टीशन के थ्रू, एंड इसी टर्म को या इसी ईच बॉक्स को हुक ने एक टर्म प्रोवाइड किया दैट वाज सेल. सो हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. नाउ व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एक्स बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेयर एक्चुअली डेड सेल. सो हुक ने जो एज अ बॉक्स या एज अ सेल कॉर्क के अंदर ऑब्जर्व किया, एक्चुअली वो कौन से सेल थे? डेड सेल्स थे. ओके, सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की डिस्कवरी कब हो सकती थी? एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद ही हो सकती थी. सो वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन. अब रॉबर्ट हुक की इस ऑब्जर्वेशन के बाद अराउंड 150 ईयर, नेक्स्ट 150 years तक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास थी किसके बारे में, अबाउट द सेल. टुडे वी नो लॉट, लेकिन आज के टाइम पे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, एंड ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. एंड उसके साथ साथ क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, या इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हमने क्या देखा है, हाई मैग्निफिकेशन के थ्रू सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है इन टुडेज टाइम. ओके, सो नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेल वी हैव. सी, so both bricks in a building and cell in the living organism are basic structure unit. The building, though built of similar brick, have different design, shape and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organism are complex living structures, unlike non-living bricks. So जैसे कि एक बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होती हैं एंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं, दोनों ही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स है. ठीक है, अब बिल्डिंग्स भले ही सिमिलर ब्रिक्स की बनी हो, लेकिन सभी ब्रिक्स का डिजाइन, शेप, साइज डिफरेंट होता है. सिमिलरली लिविंग वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन वो सभी किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं. सो सेल जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन लिविंग ब्रिक्स. जैसे कि द एग, एक हेन का जो एग है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल को, एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. एंड काफी बड़ा होता है कि आप उसको विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिवाइस बहुत आसानी से
देख सकते हैं। यू कैन सी दिस इज अ ब्रिक वॉल। ब्रिक की जो वॉल है वो कुछ इस तरीके की रहेगी एंड अनियन पील के अंदर जो ये सेल्स हैं दे विल लुक लाइक समवॉट दिस। नाउ ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनकी शेप एंड साइज क्या है, ये सभी डिफर करती है। सो हाउ साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। तो कैसे साइंटिस्ट ने इन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया। सो उसके लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं। ओके, स्टेन और जो डाई होते हैं उनको यूज किया गया सेल के कलर पार्ट्स के लिए, सो दैट हम उसके डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस या स्टडी कर सके। देर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड सभी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है इन शेप एंड साइजेस। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप एंड साइजेस। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल में डिफर करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। Number one, number of cell. So can you guess the number of cell in a tall tree or a huge animal like the elephant? So कितने number of cell एक tall tree के अंदर होंगे या एक बड़े से animal like elephant के अंदर होंगे, क्या हम guess कर सकते हैं? So number runs into billions. अगर आप guess भी करोगे तो आप कितना करोगे, 1000 लाख। लेकिन इनमें किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस तक होते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी, अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं which vary in shape and sizes, okay, and different groups of cells होते हैं जो कि variety of functions को perform करते हैं। Now organism made up of more than one cell are called multicellular। वो organism जो more than one type of cell से मिलकर बनते हैं उन्हें हम multicellular organism कहते हैं। Multi means many, cellular means cell, okay, and being less and smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism। और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं तो डजंट मैटर्स, उससे उनकी फंक्शनिंग पे, उनकी बॉडी फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg। ओके, सो अमेजिंग फैक्ट क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बिलियन या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उसकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो कि एक फर्टिलाइज एग होता है। फर्टिलाइज एग है जो आगे मल्टीप्लाई होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सेल ओनली, जब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एंड जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट प्रोसीड होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आल्सो। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को वी कॉल यूनिसेल्युलर। ओके, यूनि मींस वन, सेल्युलर मींस सेल। सो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं एंड वो सारे फंक्शंस इनमें किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, उनके सिंगल सेल्स के थ्रू ही। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे हैव टेकन एन एग्जांपल लाइक अमीबा, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। सो अमीबा एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है एंड उसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि वो फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ओके, ना सिमिलर फंक्शंस, अब यही सेम फंक्शंस है जो कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में भी कैरिड आउट होते हैं बट वहां पे ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि आगे चल के डिफरेंट टिश्यूज बना लेते हैं और उनके थ्रू ही क्या बन होते हैं, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। टिश्यूज इन टर्म फॉर्म ऑर्गन। तो सेल के जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, पहले सेल के ग्रुप्स होते हैं जो कंबाइंड होके, सिमिलर सेल्स कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ओके, एंड टिश्यूज के ग्रुप्स आगे क्या बनाते हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदरली कंबाइन होते हैं एंड परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, देन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लिविंग। नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल। अब सेल्स की कैसी शेप होती है, सो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पेज दे हैव गिवन यू the picture of amoeba, you can see this is amoeba, ये है आपका amoeba and this is paramecium। so ये amoeba है। amoeba की शेप को अगर मैं आपको बोलूँ कि इसे डिफाइन करो, सो हम कर सकते हैं, नो, ओके, बिकॉज amoeba की शेप जो है वो irregular शेप है। you may say that the shape of amoeba appears irregular। in fact amoeba की कोई definite शेप ही नहीं होती as compared to other organisms। ये इसकी शेप क्या होती है, amoeba की शेप keeps on changing and observe the projections of bearing length protruding out of his body। and अगर आप उसकी बॉडी के बाहर से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, प्रोजेक्शंस देखेंगे जैसे कि ये, सो ये भी काफी सारे होते हैं, ये प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसकी बॉडी से बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं। ओके, यू कैन सी, सो दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये जो एक्सटेंशंस है जो बाहर की तरफ प्रोड्यूड होते हैं इन्हें बोला जाता है सीडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। So these projections appear and disappear as amoeba moves or feed। ये projections कभी दिखते हैं, कभी दिखना बंद हो जाते हैं, जैसे जैसे amoeba मूव करता है या फीड करता है उस अकॉर्डिंग ये अपीयर और डिसअपियर होते हैं।
अ व्हाइट ब्लड सेल, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर या ह्यूमन ब्लड के अंदर एक सेल होता है व्हाइट ब्लड सेल विच इज नोन एज WBC। ये भी एक एग्जांपल है सिंगल सेल का जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकता है। बट वाई WBC इज अ सेल, अगर बात करें WBC की वो सेल है, तो अमीबा एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। What shape would you expect an organism with millions of cells? The different shapes are related to their specific function. अगर अब एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर सेल की कैसी शेप होगी? सो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट शेप्स होते हैं रिलेटेड होती है, ठीक है? ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के सेल्स में डिफरेंट शेप्स होती हैं एंड वो डिफरेंट शेप्स रिलेटेड होती है उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जनरली सेल्स आर राउंड, तो जनरली उनमें सेल्स राउंड शेप भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग, पॉइंटेड एट बोथ एंड, okay, and they exhibit spindle shape also. So cells sometimes are quite long, कभी कभी सेल बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है, कुछ आपके ब्रांच्ड हैं लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। ओके, नर्व सेल का काम क्या है? नर्व सेल करता है मैसेजेस को रिसीव एंड ट्रांसफर, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ you can see the different shapes of the cell. This is spherical red blood cell of human being. ये स्फेरिकल शेप के ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल्स हैं। ये स्पिंडल शेप सेल्स हैं जो कि हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं एंड ये एक न्यूरॉन सेल है जो कि आपकी लॉन्ग ब्रांच होता है, इट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? क्या हमें गेस कर सकता है कि सेल का कौन सा पार्ट है जो उसकी शेप प्रोवाइड करता है? सो एग्जैक्टली कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होते हैं एंड ये मेम्ब्रेन ही है जो एक सेल को क्या शेप प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्लांट्स के सेल हो चाहे एनिमल्स के सेल हो। सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेन जो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट सेल को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बैक्टीरियल सेल्स के पास भी सेल वॉल इज। नाउ वी कम टू साइज ऑफ सेल। सो अब साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर। ठीक है, एक मीटर के मिलियंथ पार्ट के जितना छोटा भी हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल का साइज होता है, दैट इज माइक्रोमीटर और माइक्रोन, एंड एक फ्यू सेंटीमीटर जितना लार्ज भी हो सकता है। हाउएवर, लेकिन ज्यादातर जो सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में एंड अनएडेड आई को विजिबल नहीं होते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज, इन सेल को एनलार्ज और मैग्नीफाई करना जरूरी होता है ऑब्जर्व करने के लिए बाय अ माइक्रोस्कोप। एंड जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कितना है? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर साइज का है जो बैक्टीरियाज में होते हैं। एंड लार्जेस्ट सेल आपका 170 mm टू 130 mm का होता है जो कि एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट सेल। नाउ द साइज ऑफ द सेल, अब सेल के साइज का कोई भी रिलेशन नहीं होता उस एनिमल या उस प्लांट की बॉडी साइज से। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट मच बी बिगर देन दोज इन अ रैट। ये जरूरी नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे एज कम्पेयर टू सेल इन द रैट बॉडी। ओके, द साइज ऑफ द सेल, जो सेल का साइज होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल चाहे एलिफेंट हो चाहे रैट हो, दोनों में आपका लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होगा। ओके, एंड दोनों ही क्या करेंगे? नर्व सेल दोनों की बॉडी में सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि किसका होता है? मैसेजेस फॉर ट्रांसफर और रिसीव करने का होता है थ्रू आउट द बॉडी। नाउ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की एंड उसके फंक्शन की। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन का बना है। ओके, एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन व्हिच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का बना होता है। एंड अब इस तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, हर एक सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन का बना है एंड उस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सभी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, अब इसी तरीके से प्लांट के भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक या कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट का जो रूट्स वाला पार्ट है वो क्या करता है? सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड लीव्स रिस्पॉन्सिबल है फूड प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो ईच ऑर्गन, अब हर एक ऑर्गन किसका बना है? वो बना है स्मॉलर पार्ट्स का, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। एंड टिश्यू है सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो एक ऑर्गन बना है टिश्यूज का एंड टिश्यूज बने हैं सेल्स के। तो सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एंड इस तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज सेल। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, अब सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करें। सो नंबर 1 वी हैव सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सो एक सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स है, वैसे तो देयर आर न्यूमरस
part of a cell or the numerous component of a cell. But here, first of all, we are going to discuss about the basic and the important, that is cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, तो cytoplasm and nucleus जो हैं, they are enclosed within the cell membrane. उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर enclosed होते हैं cytoplasm and nucleus, and cell membrane को we also call plasma membrane. Okay, now what does this membrane do? The membrane separates cell from one another. ये membrane का काम है सेल को एक दूसरे से सेपरेट करना और उसके साथ साथ क्या बनाना, सेल को अपने सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका पोरस होता है एंड सब्सटेंसेस और मटेरियल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है बोथ इनवर्ड एंड आउट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल. ऐसी जो अनियन सेल की जो बाउंड्री होती है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है जो कि दूसरे थिक कवरिंग से कवर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. ओके, एंड उसके अंदर जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होगी उसके सेंटर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, एक जेली लाइक सबस्टेंस मेम्ब्रेन होता है जो कि पोरस होता है एंड सब्सटेंसेस और मटेरियल के मूवमेंट को अलाउ करता है, दैट इज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. यू हैव लर्नड अर्लियर द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है वही सेल की बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है. अब उस सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक आउटर थिक लेयर भी होती है प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. एंड ये सेल वॉल जो है एक एडिशनल लेयर है जो किसी भी प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है एंड ये प्लांट्स को रिक्वायर्ड है फॉर देयर प्रोटेक्शन. प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन. प्लांट सेल को प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा. ओके, दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस. प्लांट्स जो रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते तो उन्हें वेरिएशंस पे एक्सपोज रहना पड़ता है. एंड सेल को जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन द लीफ पील ऑफ Tridescentia, Elodia और Rio. And you can prepare a slide as in the case of onion. Next topic which we have is of cytoplasm. Cytoplasm क्या है? It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं लाइक ऑर्गेनेलीज, जिनको आप ऑर्गेनेलीज कहते हो. ये भी आपके सेल की अदर कंपोनेंट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइबोसोम एक्सेट्रा. ओके, and you will learn about them in later classes. Then next we have nucleus. Nucleus is an important component of the living cell. एक living cell का काफी important component is nucleus also. Nucleus आपका जनरली spherical shape का होता है and cell के center में present होता है. It can be seen and seen easily with the help of a microscope. Nucleus को आप बहुत आसानी से एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया जाता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड ये मेम्ब्रेन आपकी पोरस होती है एंड मटेरियल्स के मूवमेंट को अलाउ करती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन. अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन काफी हाई है, सो आप उसके थ्रू एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियस के अंदर, आप न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो एंड इस बॉडी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस. ओके, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम. अब उसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है. ओके, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. यानी क्रोमोसोम को तभी देखा जाता है जब सेल डिवाइड होता है. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. अब न्यूक्लियस जो है इनहेरिटेंस का तो रोल परफॉर्म करता ही है, उसके साथ साथ जो डिफरेंट एक्टिविटीज सेल के अंदर चलती हैं उनका एक कंट्रोल सेंटर भी होता है. यानी कि ऑल टुगेदर वी कैन से दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. अब जितना भी लिविंग सेल के अंदर सारे कंटेंट्स प्रेजेंट है उनको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ओके, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों ही इंक्लूडेड है एंड प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. Now, while observing the onion cell, जब हम अनियन सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपने किसी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर को भी ऑब्जर्व किया होगा साइटोप्लाज्म में. ये ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है विक्यूल. विक्यूल आपका सिंगल भी हो सकता है एंड बिग भी हो सकता है, काफी बड़ा भी हो सकता है एज एन ऑनियन सेल. ओके, चीक सेल में काफी स्मॉलर विक्यूल्स होते हैं एंड लार्ज विक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा कॉमनली आपके प्लांट सेल में देखे जाते हैं. ठीक है, विक्यूल्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर जो विक्यूल्स होते हैं दे आर मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू प्लांट सेल. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tridescentia leaf. अब Tridescentia leaf के अगर आप जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल्स हैं उसमें आपने कुछ छोटी छोटी सी स्मॉल कलर बॉडीज भी देखी होंगी एंड दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव सेल. एंड ये सारी बॉडीज लीव सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिस कहते हैं. प्लास्टिस आपके डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं. ओके, कुछ प्लास्टिस के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल.
ग्रीन कलर प्लास्टिस, ग्रीन कलर के प्लास्टिस को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है एंड इनका काम है लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaf is essential for photosynthesis. And इन्हीं leaves के chloroplast के अंदर जो chlorophyll present होता है that is required by the plants for the process of photosynthesis. Okay? Now comparison of plant and animal cell. अब plant and animal cell का यहाँ पे comparison किया गया है. So if you recall activities, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully and सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट्स हैं जो प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. सो नंबर 1 दे हैव ऑलरेडी गिवन यू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. देन वी हैव सेल वॉल. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, रिमेंबर इट. देन वी हैव न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है प्लांट सेल में भी एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल. आई एम राइटिंग P फॉर प्रेजेंट एंड A फॉर एब्सेंट. ओके. Then we have nucleus. So we have done nuclear membrane. Nuclear membrane is also present in plant cell also and animal cell also. Then cytoplasm also, it is present in plant cell also and animal cell also. Plastids. Plastids are present only in plant cell, not in animal cell. Okay, so plant cell में plastids are present, but in animal cell they are. Then vacuole. So vacuoles are present in plant cell and are very large in size. Okay, लेकिन animal cell में plastids या तो absent होते हैं or if they are present, they are very small in size and they are very less also in number. So altogether we can write that yes, they are present in animal cells also somewhere. Okay. So the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the basic structure and function unit of life that is known as cell, its structure and its various function. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class with more new such exciting topics. Till then, take care and thanks to everyone.